Welcome to Reading Comprehension Session 3. This time I have chosen a passage from CAT 2024 Slot 1. The level once again is moderate. पैसेज को हम देखें इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन एक ऐसी थीम है जो लगातार देखने को मिली है पैसेजेस में। साथ ही साथ टॉपिक्स सच एज सस्टेनेबिलिटी, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, रीइंट्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बायोडाइवर्सिटी, ये भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी रेलेवेंट हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट पैसेज. Some quick milestone mapping over here. You may pause the video for a minute, go through both the paragraphs. Now, observing the first part of the passage, it becomes very clear that it is about a very small, petty looking creature that is the bandicoot, which is also known as zebra rat. ये जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट थे जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो इस प्राणी को देख करके उनका रिएक्शन ये था कि ये बहुत छोटा सा अनइम्प्रेसिव सा जानवर है। एक वर्ड यहाँ मॉर्सुपियल भी यूज किया गया है, दिस वी नीड टू नो. Marsupials are actually creatures that have a sort of pouch which they use to carry their young ones, जैसे kangaroos होते हैं. But in this case we see that this is a very small creature. It has this marsupial physical characteristics, which means it carries its young ones in this pouch like structure. हालांकि ब्रिटिश कॉलोनिस्ट इससे कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए थे और उसको देख करके उनको काफ़ी स्ट्यूपिड और पेटी फीलिंग आती थी. बट व्हेन वी ऑब्जर्व द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, ये जो सो कॉल्ड सिली लुकिंग zebra rat था, दिस शोड अ रिमार्केबल जीनियस फॉर सर्वाइवल. ये लगभग 26 मिलियन ईयर्स से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो हार्श आउटबैक है, हार्श आउटबैक का मतलब है कि वहाँ शायद जो कंडीशंस थी वो बहुत ख़राब थी, लेकिन इसके बावजूद दिस रिमेन्ड persistent. The species continued for approximately 26 million years, which shows a remarkable evolutionary adaptation characteristics. तो पॉइंट और काउंटर पॉइंट दोनों ही इस पैसेज में अभी तक दिख रहे हैं. द फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट द नेगेटिव व्यू ऑफ British colonists, and the second part gives a contrary point where this creature has been held as a genius. If we were to summarize it in a single statement, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनिस्ट ने जिस जानवर को पेटी लुकिंग और नॉट वर्थ कंसिडरेशन माना था, वो दरअसल में बहुत ही कमाल का प्राणी था और बहुत लंबे समय तक वो सर्वाइव करता रहा. एंड दिस शोज इट्स रिमार्केबल एडेप्टेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट वाज एबल टू सर्वाइव इन दिस हार्श ऑस्ट्रेलियन आउटबैक फॉर सो लॉन्ग. ये दोनों पैराग्राफ्स पढ़ करके पॉइंट और काउंटर पॉइंट ये समझ आ रहा है. अब आगे ये पॉसिबिलिटी बनती है, या तो हम इस क्रीचर के रेजिलियंस पर आगे डिस्कशन करेंगे, या शायद किसी वजह से अगर ये आगे चल करके एक्सटिंक्ट हो रहा था या होने वाला था तो उस पर भी डिस्कशन हो सकता है. लेट्स सी इफ वी हैव बीन एबल टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ करेक्टली और नॉट. अभी यहाँ जो अगले दो पैराग्राफ्स हैं, वंस अगेन यू कैन पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल. लेट्स डू सम माइलस्टोन मैपिंग. यहाँ हम देख सकते हैं कि एक काउंटर पॉइंट एक बार फिर से आ रहा है. इन द प्रीवियस पैराग्राफ वी हैड अ डिस्कशन ऑन इट्स एडेप्टेबिलिटी एंड हाउ द बैंडिकूट वाज एबल टू सर्वाइव फॉर सो लॉन्ग. बट ओवर हियर वी गेट अ काउंटर पॉइंट, और जहां पर ये लिखा हुआ है कि इवन दो this creature was quite adaptable, it basically was not able to withstand the transformation of its ecosystem that happened because of the onslaught of imported animals that the British brought along with them. इस पैराग्राफ में लार्जली ये लिखा हुआ है कि जब अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया आए
तो वो अपने साथ बहुत सारे जानवर बाहर से लेकर के आए, और ये जो जानवर थे ये एक तरह से इन्वेजिव स्पीशीज थी, जिनके लिए बैंडिकूट एक आसान भोजन था, एक इजी प्रे था। और इस वजह से लगभग ये जो बैंडिकूट की प्रजातियां हैं वो एक्सटिंक्शन के कगार पे, मतलब लगभग विलुप्त होने के कगार पर आ गई थी। लेट्स अंडरस्टैंड, ये कहीं नहीं लिखा कि सारे बैंडिकूट्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। So we should not assume that bandicoots became extinct in totality. Yes, there was a huge impact on their population, and some of them were on the verge of extinction. और यहाँ पर यह भी लिखा है कि सिर्फ 2 ऐसे बैंडिकूट्स थे जो अभी भी सरवाइव कर रहे थे अच्छे से, बाकियों पर काफी खतरा मंडरा रहा था। दिस इज व्हाट दिस पैराग्राफ सेज। Later on, the next paragraph talks about probably conservation. Let's see if that is what the paragraph says. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो 2 सर्वाइविंग आइलैंड्स थे जो प्रेडेटर फ्री थे, जहां शायद ये इन्वेजिव स्पीशीज जो अंग्रेज लेकर आए थे वो प्रेजेंट नहीं थी, तो इनको इंपोर्ट किया गया। मतलब यहाँ पर रीइंट्रोडक्शन की बात हो रही है, और इनको वापस कुछ जगहों पर रीइंट्रोड्यूस किया गया। दैट इज द पॉइंट इन द सेकेंड पैराग्राफ। हालांकि अभी भी पूरी तरह से ये गारंटी नहीं थी कि ये इंट्रोडक्शन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। इफ वी समराइज इट इन अ सिंगल सेंटेंस, तो वी कैन से दैट इट वाज बिकॉज ऑफ द imported animals that the British brought along with them that the barred bandicoots habitats were destroyed, and many of these invasive animals loved eating bandicoots, and this in a way put, or rather pushed, bandicoots almost onto the verge of extinction. And in the second paragraph it's written that there are certain conservation efforts and reintroduction activities being done. अब अगर अगले पैराग्राफ को हम प्रिडिक्ट करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रीइंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है ये कितना सफल या असफल हुआ। आई थिंक दैट शुड बी द कमिंग पैराग्राफ्स। लेट्स चेक once again. You can pause the video for a minute and go through both the paragraphs. Some milestone mapping over here once again, and let's also check if we are going in the right direction. Now the discussion is an elaboration of the previous paragraph. पीछे जो पैराग्राफ था वहां ये लिखा था कि रीइंट्रोड्यूस किया गया, और अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हाउ दिस रीइंट्रोडक्शन इज बीइंग प्रोटेक्टेड थ्रू सम फेंस्ड एक्सक्लोजर्स। ये उनको बचाने का एक तरीका रिसर्चर्स ने शायद सोचा होगा, जहां पर कुछ एक्सक्लोजर्स बनाए गए। इनक्लोजर और एक्सक्लोजर में थोड़ा फर्क होता है। तो इनक्लोजर यूजुअली जो होता है वो इंटरनली चीजों को रोकने के लिए होता है, बट एक्सक्लोजर इज समथिंग दैट protects things that are inside from outsiders. So an exclosure is basically to limit outside invasive species, जो मेन प्रॉब्लम भी था बैंडिकूट्स के केस में। तो पहले तो लिखा हुआ है कि 2 फेंस्ड एक्सक्लोजर्स बनाए गए। थोड़ा और अगर नीचे आते हैं तो ये भी लिखा है कि एक 3rd फेंस्ड एरिया भी क्रिएट किया गया। We observe over here, there is one more exclosure over here. The rest of the paragraph talks about how these fenced exclosures actually cleared invasive rabbits. Okay? लेकिन अभी देखिए यहाँ नीचे ये लिखा है कि ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से जितनी भी कैट्स या बाकी की जो इन्वेजिव स्पीशीज थी उनको हर जगह से हटा गया था। देयर वाज वन पार्ट वेयर कंट्रोल्ड नंबर ऑफ कैट्स वर केप्ट, ताकि ये जो बैंडिकूट्स हैं उनके साथ सरवाइव करना सीखें। अदरवाइज अगर कैट्स की उनको बिल्कुल भी आदत नहीं रहेगी तो शायद एक बार फिर से एक्सटिंक्शन हो सकता है। सो दे शुड डेवलप सम सर्वाइवल स्ट्रेटजीज बाय शेयरिंग सम स्पेस विथ कैट्स, जो कि मेजर प्रेडेटर्स हैं। आगे अगर पढ़ें तो ये भी लिखा हुआ है कि जो बैंडिकूट्स की पॉपुलेशन है ओविंग टू दीज कंजर्वेशन एफर्ट्स वो बढ़ रही है, और देयर इज अ बूम
which is a positive side. थोड़ा और आगे देखें तो ये भी लिखा है कि जो पूरा का पूरा लैंडस्केप है दैट इज ऑल्सो इवॉल्विंग, इट इज बिकमिंग बेटर, क्योंकि पहले ये जो लैंडस्केप था ये काफी हद तक कैटल की वजह से डैमेज हो गया था, लेकिन जो बैंडिकूट्स हैं वो इसको एक बार फिर से रिवाइव कर रहे हैं. So this paragraph is not only about how the bandicoot population is reviving and the numbers are rising, but it also talks about how bandicoots are trying to improve the overall ecosystem. आगे ये भी लिखा हुआ है कि जो bandicoots हैं they do constant digging and this helps the soil trap moisture and allow for seed germination. तो bandicoots एक तरह से एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी दे रहे थे, वो पूरे इकोसिस्टम को भी प्रमोट कर रहे थे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है. आखिर में एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, बैंडिकूट्स को यहाँ पे एक निकनेम दिया गया है, अ फ्लैटरिंग वन, एंड द निकनेम इज इकोसिस्टम इंजीनियर्स, जो कि पेडलर ने बैंडिकूट्स को कहा है. द पैसेज इन अ नटशेल टॉक्स अबाउट how the British colonists viewed bandicoots as insubstantial petty creatures, but later on it is realized that owing to their evolutionary adaptation, their resilience, these petty looking rat like marsupials actually had the potential to survive for so long, approximately 26 million years. Then the rest of the passage talked about how, owing to the inflow of invasive species that the British colonists brought along with them, जैसे cats, bandicoots were gradually getting killed and they got almost on the verge of extinction. Then comes the next paragraph that talks about reintroduction of bandicoots, two specific bandicoots, two places where bandicoots were still present and they did not have the fear of invasive species. इनको reintroduce किया गया और धीरे धीरे करके इनकी population बढ़ रही है. Last paragraph talks about how bandicoots contribute to ecosystem health and how they are overall increasing the landscape along with a growth in their population. Overall, a topic related to the fear of extinction and the movement towards conservation, and how species that were there once have to be retained because they not only promote diversity but also help conserve the environment. In this case, bandicoots are promoting the health of the landscape. Overall, an interesting observation. The passage was a blend of analysis and a couple of arguments here and there. Let's have a look at the questions. पर इससे पहले यहाँ पर हम इस पैराग्राफ को एक बार फिर से सम अप करते हैं, समराइज करते हैं एक सेंटेंस में. तो वी कैन से दैट द प्रोटेक्टेड रीइंट्रोडक्शन एफर्ट्स आर positive and we are able to restore the population to a certain extent. हालांकि अभी बहुत शुरुआती दौर है, आगे के बारे में बहुत अच्छे से नहीं कहा जा सकता, but as of now these reintroduction efforts appear positive and bandicoots have not only been able to restore their population that was dwindling, but at the same time they are promoting a sort of revival of the desert ecosystem through their ingenious digging behavior. क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. क्वेश्चंस शॉर्ट हैं, ऑप्शंस भी छोटे छोटे हैं. ओवरऑल they appear pretty easy. We just need to keep the main milestones in mind. Let's have a look at the question. So over here the question is according to the text. According to the text means the information given, the western barred bandicoot now का मतलब है कि शायद पहले कुछ और परसेप्शन था उनके बारे में, लेकिन वो चेंज हो चुका है. अ फ्लैटरिंग नेम. अगर हम ध्यान से एक बार मेमोराइज करें लास्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ा था, तो ओवर देयर वी हैड अ स्टेटमेंट वेयर bandicoots were referred to as engineers. So this term engineer was in reference to their ability to add पॉजिटिव वैल्यू टू द ओवरऑल इकोसिस्टम. तो बैंडिकूट सिर्फ खुद ही जनसंख्या में नहीं बढ़ रहे थे, पर साथ ही साथ वो ओवरऑल इकोसिस्टम को रिवाइव और
सपोर्ट भी कर रहे थे। आंसर जो भी हम चूज करें उसमें सिर्फ हम ये ना कहें कि बैंडिकूट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बल्कि साथ ही साथ हम ये भी बताएं कि बैंडिकूट्स पूरे इकोसिस्टम को भी रिवाइव कर रहे हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अ रिवाइवल ऑफ अ स्पीशीज, इट्स अ रिवाइवल ऑफ द एंटायर लैंडस्केप, व्हाट द फ्लैटरिंग नेम engineers presents. Let's have a look at the options. So we see in the first option A, it says that they have grown fivefold in terms of population. While this is true factually, it fails to capture the crux of the flattering name. That is, what value did they add to the environment? It only talks about their own growth, so very narrow. Then option B says preserving the species. So that is again specific to preserving the species of bandicoots, but it is not only limited to preserving bandicoots, it's even beyond that, and hence B is also a narrow option. D says that they have led to a surge and increase of rainfall. This is something which once again does not talk about the impact overall on the landscape. इंक्रीज इन रेनफॉल का डायरेक्टली कहीं जिक्र भी पैसेज में नहीं है. दिस इज समथिंग दैट हैज कम फ्रॉम आउटसाइड. द बेस्ट ऑप्शन इज दैट दे हैव एडेड इन ऑल्टरिंग एन एरिड एनवायरनमेंट, क्योंकि जो डिगिंग वो करते हैं उससे सॉइल में मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है एंड दैट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. तो स्टेटमेंट सी मेक्स द बेस्ट सेंस. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following options does not? Pay attention to the usage does not. It is a counterpoint. The characteristics of Western barred bandicoot. We already know what the characteristics are. There are obviously certain physical characteristics. There are certain survival instincts and adaptation ability. तो ये points दिमाग में रखने चाहिए. और यहाँ नॉट पूछा गया है, मतलब एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो बैंडिकूट की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. ए सेज लुक ऑफ अ रैट बट विथ अ बेबी पाउच एंड स्लेंडर स्नाउट. ये क्लियरली पैसेज में लिखा हुआ है. बी में लिखा है शैलो डिगर्स हैविंग एन एलोंगेटेड मजल. ये भी लिखा हुआ है कि उनका जो माउथ है वो एलोंगेटेड है, लंबा है. मजल इज लाइक अ स्नाउट. लॉन्ग थिन नोज, ब्लैक स्ट्राइप्ड बैक, पाउच फॉर जोइज. बिल्कुल करेक्ट है. पाउच फॉर जोइज इज ऑल्सो मेंशन्ड बिकॉज दे आर marsupials. Option D makes the best sense because it's not mentioned the way this statement talks about. It says the smallest black the striped marsupial that uses camouflage and dig. जबकि पैसेज में लिखा है कि वो कैमोफ्लाज बरोज बनाते हैं, मतलब वो जो गड्ढे बनाते हैं वो कैमोफ्लाज होते हैं, ना कि जो मॉर्सुपियल है वो कैमोफ्लाज यूज करता है. कैमोफ्लाज शेल्टर, ये यूसेज पैसेज में है. तो दिस इज अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट द पैसेज सेज. देयरफॉर दिस कैन बी हेल्ड एज द राइट आंसर, क्योंकि हमें यहाँ नॉट बताना था. मूविंग ऑन, द टेक्स्ट यूजेस द वर्ड एक्सक्लोजर्स बिकॉज वाइल्ड डेजर्ट्स हैज अडॉप्टेड अ मेजर ऑफ. ओके, तो ये जो एक्सक्लोजर का यूसेज है इस पर बात हो रही है. एक्सक्लोजर्स और इनक्लोजर्स के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया. देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं. तो यहाँ पर हम ध्यान से सारे ऑप्शंस देख लेते हैं. करेक्ट आंसर वैसे डी है, बट लेट अस चेक व्हाई ए, बी एंड सी आर इनकरेक्ट. ए में लिखा है रेस्टोरिंग कैटल डैमेज डेजर्ट्स ग्रीन लैंडस्केप्स. तो ये जो पॉइंट है वैसे पढ़ने में तो बहुत पॉजिटिव है, पर इसका एक्सक्लोजर से कोई लेना देना नहीं है. इफ यू रिमेंबर, एक्सक्लोजर का मतलब ये था कि जो बाहर से इन्वेजिव स्पीशीज हैं जो आकर बैंडिकूट्स को डिस्टर्ब कर रही थी, जो बैंडिकूट्स के प्रेडेटर्स थे, इनसे बैंडिकूट्स को बचाना है. तो सिर्फ रेस्टोर कर देने से लैंडस्केप को काम नहीं बनता है. और वैसे भी रेस्टोर तो बैंडिकूट्स ही लैंडस्केप को कर रहे हैं, पैसेज में ये लिखा हुआ है. तो दिस इज समथिंग दैट डज नॉट आंसर द वर्ड एक्सक्लोजर्स. बी में लिखा है एक्सक्लूडिंग एनिमल्स टू मेक द आइलैंड प्रेडेटर फ्री. ये थोड़ा एक्सट्रीमिटी का एरर है, क्योंकि सभी प्रेडेटर्स को हटाना नहीं है, सारे एनिमल्स को एक्सक्लूड नहीं करना है.
एक्सक्लोजर जो था उसमें अलग अलग पार्ट्स थे. There was one zone where certain predators were kept so that bandicoots could adjust and adapt to their presence. तो B में error of extremity है. C में लिखा है ridding the main desert of feral cats and large wildebeest. तो ridding का मतलब पूरी तरह से ही इन्हें खत्म कर देना है, जो कि सही नहीं है क्योंकि एक ऐसा पार्ट था जहां पर ये अभी भी प्रेजेंट थे. डी करेक्ट है, बारिंग द एंट्री ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज. तो कुछ इसमें ऐसे एनक्लोजर्स थे जहां पर इन्वेजिव स्पीशीज की एंट्री को बार किया जा रहा था, और एक्सक्लोजर वर्ड इसको बिल्कुल सही टिपिफाई करता है ताकि सीधे जा करके वो बैंडिकूट्स को नहीं खा पाते. दिस इज मोर और लेस अ स्पेसिफिक डिटेल क्वेश्चन एंड इज स्पेसिफिक टू द यूसेज एक्सक्लोजर्स. ये एक बार अगर हम समझ गए हैं देन द आंसर कम्स आउट टू बी वेरी इजी. So D is the best option. Moving on, the last question. Which of the following statements provides a gist of this passage? Gist happens to be the summary or essence of the text. We need to keep the milestones in mind कि पैसेज के जिस्ट में क्या क्या होना चाहिए. पहले पैसेज में जो एरर्स हैं ऑप्शंस में वो हम देख लेते हैं, और फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन फैक्चुअली करेक्ट है. फिर उसके माइलस्टोन्स को हम पैसेज के माइलस्टोन्स से मैप कर लेंगे. तो इन द फर्स्ट option it says the negligent attitude of the British colonists towards these bandicoots evidenced by the names given to them led to their annihilation. Now annihilation is a very high degree word. It means total destruction. जबकि पैसेज में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पूरी तरह से बैंडिकूट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे. Many were on the verge of annihilation or extinction but not a total annihilation. तो ये एक्सट्रीमिटी का एरर है. सी में लिखा है मॉर्सूपियल्स आर गोइंग एक्सटिंक्ट. मॉर्सूपियल्स तो बैंडिकूट के अलावा भी हो सकते हैं. इसमें तमाम तरह के पाउच वाले एनिमल्स जो अपने यंग वंस को एक एक्सटर्नल पाउच में कैरी करते हैं, ये सब आ जाते हैं. कैंगरू भी इसमें आ जाता है इनफैक्ट. सो दिस इज बिट टू ब्रॉड, मेक्स द स्कोप टू एक्सपैंडेड एंड हेंस नॉट करेक्ट. डी में भी एक्सटिंक्शन का जिक्र हो रहा है जो पैसेज को बहुत एक्सट्रीमिटी पर ले जाता है, एरर ऑफ एक्सट्रीमिटी. तो गोइंग बाय एलिमिनेशन वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी, अ टाइप ऑफ बैंडिकूट्स was nearly wiped out. Nearly लिखा है, totally नहीं लिखा है, by invasive species, but rescuers now pin hopes on a remnant island population जिनको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है. तो पैसेज में भी ऐसे ही लिखा है कि बैंडिकूट्स जो थे वो लगभग एक्सटिंक्शन की कगार पे आ गए थे. फिर कंजर्वेशन एफर्ट स्टार्ट हुआ, और फिर दो ऐसी जगह थी जहां पर वो अभी भी जिंदा थे, तो वहां से रीइंट्रोडक्शन स्टार्ट किया गया, और अब धीरे धीरे जो पूरा सिनेरियो है वो पॉजिटिव होता जा रहा है. हैड देयर बीन एन ऑप्शन जिसमें कैसे इन्होंने इकोसिस्टम को और पूरे लैंडस्केप को भी हेल्प किया, वो भी लिखा होता तो वो शायद ऑप्शन बी से भी बेटर होता. बट फॉर नाउ द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. So this brings me to the end of today's discussion. We shall keep reading topics related to extinction, sustainability, reintroduction, and there is quite a possibility that in CAT 2026, once again we come across topics similar to one of these topics that we have discussed. So thanks a lot, and we'll catch up once again in yet another session with another interesting passage.